लास्ट क्लास में बेटा हमने एक चैप्टर पढ़ना एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम मेटल को बर्न करते हैं बेटा एयर में तो क्या होता है। इसके अंदर हमने बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी हम मेटल को बेटा बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है बेटा जब भी कोई चीज़ बर्न होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है, तो उससे हमें क्या चीज़ ऑब्टेन होती है बेटा, मेटल ऑक्साइड। जब भी हम बेटा मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे हमें मिलता है बेटा मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए बेटा हमने यहाँ पे देखा था कि जब जैसे कि कॉपर है बेटा, अगर आप कॉपर को हीट करोगे इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा बेटा और क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा, क्योंकि किस कलर का होगा, ब्लैक ऑक्साइड होगा बेटा। ये आपको यहाँ पे इक्वेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी और आपको लर्न भी करनी है पेपर के प्रोस्पेक्टिव। सिमिलरली अगर आप एल्यूमिनियम लेते हो बेटा और एल्यूमिनियम को आप बर्न करते हो या हीट प्रोवाइड कराते हो इन एयर, सो वो बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन भी है कि Al प्लस O2, यानी कि एल्यूमिनियम को अगर आप O2 से यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो यहाँ पे बनेगा Al2O3, बट अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो फिर इसके आगे 4, 3, 2 ये सब चीजें भी आ जाएंगी। सो एक्चुअल इक्वेशन ऐसे बनेगी, एल्यूमिनियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बट ये बैलेंस नहीं है, तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आएगा 4, 3 और 2। बैलेंस करना बेटा आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा ही हुआ है, तो आप इसको बैलेंस वहां से भी कर सकते हो उस मेथड के बेसिस पे। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर हमने एक और पॉइंट पढ़ा था बेटा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा ये सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। बट कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो बेसिक नेचर के भी होते हैं और एसिडिक नेचर के भी होते हैं, तो उन मेटल ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके बेसिक नेचर के होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था और प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। प्लस हमने ये भी देखा था कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बेसिक नेचर के भी होते हैं और वो एसिड नेचर के भी होते हैं। उस टाइप के मेटल ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल है बेटा जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल अगर हम इक्वेशन से समझे बेटा तो ये देखो इक्वेशन आपको यहाँ पे नीचे दे रखी है। अगर आप इसको देखोगे बेटा तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, जैसे यहाँ पे मेरे पास देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये रिएक्ट कर रहा है बेटा एसिड के साथ, तो बना रहा है यहाँ पे सॉल्ट और वाटर। और यहाँ पे भी नीचे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, नीचे हमारे पास प्लस में इसके साथ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस नेचर का है और बना रहा है ये भी सॉल्ट और वाटर। तो अगर आप दोनों ही केस में देखो तो दोनों ही केस में रिजल्ट तो सॉल्ट और वाटर ही आ रहा है, बट एक बार ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक बार ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। यानी कि जिस समय ये एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा है उस समय एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, और जिस समय ये बेस के साथ रिएक्ट करा रहा है उस समय ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही केस में है आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही, लेकिन एक बार ये बेसिक बन के रिएक्ट कर रहा है और एक बार ये एसिड नेचर का बन के रिएक्ट कर रहा है। तो इस टाइप के ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं बेटा एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। ये हमने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आज हमें इसके बाद कंटिन्यू करना था, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहा है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। वो कह रहे हैं वैसे तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो जनरली पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं बेटा जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर भी कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं बेटा जो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एल्कलीज। मतलब उस टाइप के मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कलीज मेटल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सोडियम ऑक्साइड हो गया या पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज। तो यहाँ पे जो सोडियम ऑक्साइड हो गया या पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, जब ये पानी में घुलते हैं बेटा तो ये एल्कलीज फॉर्म करते हैं, यानी कि बेस नेचर का कोई सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम ऑक्साइड, देखो Na2 का मतलब होता है बेटा सोडियम ऑक्साइड। ये रिएक्ट कर रहा है बेटा वाटर के साथ, H2O के साथ, तो क्या बना रहा है बेटा NaOH। NaOH का मतलब हो गया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस नेचर का सब्सटेंस बना रहा है, और वो भी कौन सा बेटा, एल्कलीज।
एल्कली क्यों है बेटा ये? क्योंकि ये एक्वस में, एक्वस फॉर्म में, यानी कि ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, मतलब ये जो इसका मेटल ऑक्साइड है ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो उससे ये बन रहा है, तो इसलिए एल्कलीज इसको बोला जाता है। सेम चीज है बेटा पोटेशियम ऑक्साइड, के का हो गया आपका पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये भी जब आप पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये भी इजीली रिएक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बना देगा बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस नेचर का सब्सटेंस बना देगा जिसको हम एल्कलीज बोलते हैं। तो आज का जो हमने बेटा अभी पॉइंट पढ़ा है वो क्या पॉइंट है? वो ये पॉइंट है कि जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में घुलते नहीं हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं बेटा जो पानी में घुल जाते हैं और घुलने के बाद वो एल्कलीज बना देते हैं। तो उसके एग्जांपल है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। अब यहां से अगर आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन बनता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो कि कौन से ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं बेटा जो पानी में घुल जाते हैं, तो वो है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। आगे बोल रहे बेटा, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट all metal do not react with oxygen at the same rate. Different metals show different reactivities टूवर्ड्स ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि हमने ये चीज भी ऑब्जर्व करी है बेटा कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो सारे के सारे मेटल सेम रेट से सेम अमाउंट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हर एक मेटल का जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है बेटा वो अलग अलग अमाउंट के साथ होता है। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ वर्गसली रिएक्ट कर जाते हैं बेटा। वो मतलब जैसे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं तो वो थोड़ा सा बड़े लेवल का रिएक्शन कर देते हैं, यानी कि उसमें वो जो है फायर को कैच कर लेते हैं, जबकि अदर मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके इतने वर्गसली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपको क्या बोल रहा है बेटा? फर्स्ट लाइन में आपको ये बताना चाह रहा है कि हर मेटल का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन रहता है वो अलग अलग रेट से रहता है, सबका रिएक्शन सेम रेट से नहीं होता। कुछ मेटल ऑक्सीजन के साथ बहुत ही वर्गसली रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि कुछ मेटल्स उतने ज्यादा वर्गसली रिएक्ट नहीं करते। और कुछ ऐसे मेटल जो होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये तो जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, मतलब ये तो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तभी तो जो ज्वेलरीज वगैरह होती है बेटा वो गोल्ड और सिल्वर वगैरह की होती है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के जो होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी करते हैं बेटा तो इतना वर्गसली नहीं करता, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर जो है ना, जो ज्वेलरी हम पहनते हैं बेटा वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। जैसे कि अगर आप गोल्ड के बेटा बैंगल्स पहन लो, मतलब गर्ल्स जो हैं वो गोल्ड के बैंगल्स पहन ले या नेकलेस पहन ले, ठीक है, तो उस केस के अंदर बेटा वो जो नेकलेस या जो भी बैंगल होता है गोल्ड का वो इतनी जल्दी करोड नहीं हो जाता, खराब नहीं होता, जबकि वो रहता तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता, जबकि कुछ ऐसे मेटल है बेटा जो रिएक्ट कर जाते हैं। तो अब यही हमारा टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे देखो क्या लिखे, कह रहा है मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। वो कह रहे कि जैसे ये पोटेशियम और सोडियम आएंगे तो ये फायर को कैच कर लेंगे, बट देखो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली कर लेंगे कि जैसे ही आपने निकाला और बस इन्होंने आग पकड़ ली, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम लगता है बेटा, कुछ सेकेंड्स कुछ मिनट लगते हैं, तभी ये फायर को कैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने निकाला और बस एकदम से आग लग गई, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी आपके पास है, तो उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे फिर। तो बट इतना है कि वो वर्गसली रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि उनमें आग लग जाती है। Hence, to protect them and to prevent accidental fire, they are kept immersed in kerosene oil. तो ताकि कि कुछ भी एक्सीडेंटल फायर ना हो जाए उससे बचने के लिए हम इसको केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो विगरसली रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको किसमें इमर्ज करते हैं बेटा? केरोसिन ऑयल के अंदर। चलते हैं आगे, कह रहे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। और कह रहे कि और अगर हम कुछ मेटल्स की बात करें जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, तो ये सब जो मेटल्स होते हैं ना इनको जनरली हम ऑक्साइड फॉर्म में रखते हैं बेटा। ऑक्साइड फॉर्म का मतलब होता है इनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर होती है जिससे ये फर्दर कोरोड नहीं होते। मतलब कि जितने भी आपका एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सब जो आपके मेटल्स हैं ना बेटा ये ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर होती है, मतलब ऑक्साइड की एक लेयर होती है जिससे ये फर्दर खराब ना हो जाए, फर्दर करोड ना हो जाए। सो ये आपको यहां पे बेटा बता दिया। ये आप ये समझ लो कि ये भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, बट उतना लेवल का नहीं करते जितना सोडियम और पोटेशियम करते हैं। आगे देखते हैं बेटा, कह रहे आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वर्गसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर।
कह रहे अगर हम बात करें आयरन की, अगर आप आयरन को बेटा जलाते हो ना या उसको हीट करते हो तो वो इतना इजीली जलता नहीं है, मतलब मेल्ट हो जाएगा बट जलेगा नहीं। बट अगर मैं आयरन फिलिंग्स की बात करूं, आयरन फिलिंग्स कौन से बेटा, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं, जैसे नमक को स्प्रिंकल करते हैं ना, छोटे छोटे नमक के क्रिस्टल्स होते हैं, वैसे आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। तो लेकिन अगर आप आयरन फिलिंग्स को अगर आप उसको बर्न करोगे तो वो वेगसली रिएक्ट करेंगे, जल देंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे आपने देखा होगा ना जब हम दिवाली होती है बेटा, तो दिवाली पे हमारे पास एक वो होता है क्रैकर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम फुलझड़ी बोलते हैं। अब मुझे इंग्लिश में नहीं पता बेटा क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में तो उसको फुलझड़ी बोलते हैं उसको, जिसको मतलब हम जलाते हैं और वो सिल्वर कलर की होती है। तो वो जो सिल्वर कलर की बनी होती है बेटा, वो एक्चुअल में उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स हो रखी होती है, यानी कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े उसके ऊपर लगा रखे थे, और प्लस जो भी उसके अंदर वो रहेगा आपका जो भी एमओ वगैरह वाला जो भी उसके अंदर पाउडर होता है, गन पाउडर जिसको बोलते हैं, वो तो उसमें रहेगा जिससे आग लगेगी, बट आयरन फिलिंग्स भी उसके अंदर लगी होती है, जिसकी वजह से वेगसली जो है वो आग को पकड़ लेता है, लेकिन आयरन नहीं पकड़ती आग को। तो ये भी आपको एक बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। वो कह रहे कॉपर भी जो है ना बेटा जलता नहीं है, बट अगर हम उसको जलाते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ब्लैक कलर का हो जाएगा वो। तो ये भी आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, जबकि सिल्वर और गोल्ड जो है ना वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जबकि कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बेटा कि जो हमारी ज्वेलरीज होती हैं वो जनरली गोल्ड और सिल्वर की होती हैं, तो उसके इसके अंदर अगर आप उसको अगर आप पहनोगे ना हाई टेम्परेचर में भी, जैसे कि मान लो गर्मी का टाइम है और 40-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और आप बाहर घूम रहे हो, तो उससे गोल्ड और सिल्वर पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो अगर आप यहां पे समझो तो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव कौन सा है, हाई रिएक्टिव है बेटा सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद आ रहे हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और आपका आ रहा है लेड, और आ रहा है आपका जिंक। फिर उसके बाद आते हैं बेटा आयरन, अगर आप समझ रहे हो तो। फिर आ रहा है बेटा आपका कॉपर, एंड देन आ रहा है आपका सिल्वर और गोल्ड। तो इस तरीके से आपका यहां पे एक सीरीज चल रही है कि सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो गया आपके सोडियम और पोटेशियम, और लीस्ट हो गया आपके सिल्वर और गोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास यहां पे आ रहा है एनोडाइजिंग। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो एल्यूमिनियम होता है बेटा उसके ऊपर ऑक्सीजन की एक थिक लेयर हम फॉर्म कर देते हैं, थिक लेयर हम फॉर्म कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कोरोजन से इसको रेजिस्ट कर सके, कोरोजन होने से इसको रोक सके। तो उसके लिए हम यहां पे क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर एक एक्स्ट्रा थिक लेयर फॉर्म कर देते हैं ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीडाइजिंग लेयर एक फॉर्म कर देते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। क्यों कर देते हैं बेटा, ताकि ये कोरोड ना हो सके, ताकि ये खराब ना हो सके, इसी के लिए हम इसके ऊपर एक थिन लेयर या सॉरी थिक लेयर जो है वो फॉर्म कर देते हैं, इसी को बोलते हैं एनोडाइजिंग। बस ये इतना याद रख लो, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, इससे ज्यादा ये और कुछ पूछेगा नहीं कि कैसे होता है कैसा नहीं होता, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना से याद रखना है। जैसे मैं यहां तक पढ़ा देता हूं आपको, देख लो क्या लिखा है, कह रहा है एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। तो बेसिकली क्या है बेटा, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एल्यूमिनियम के ऊपर क्या कर रहे हैं बेटा, एक थिक ऑक्साइड लेयर को फॉर्म कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। कह रहे वैसे तो जो एल्यूमिनियम होती है ना बेटा, जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो अपने आप ही एक थिन लेयर कन्वर्ट कर लेती है, अपने आप ही एक थिन लेयर डेवलप कर लेती है अपने ऊपर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्ट टू फर्दर कोरोजन। अब यहां पे बेटा हमें इसको क्या करना है बेटा, इसके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग इसलिए करनी है ताकि ये कोरोजन से रेजिस्ट कर सके, जो फर्दर कोरोजन होना है यानी कि जो खराब होना है इसका, उससे रेजिस्ट कर सके। इसलिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, एक एक्स्ट्रा कोटिंग कर देते हैं, एक थिक कोटिंग कर देते हैं ऑक्साइड की, उसी को एनोडाइजिंग बोल रहे हैं। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिस्टेंस कैन बी इंप्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। कह रहे अगर हम ऑक्साइड लेयर को और ज्यादा थिक कर लेंगे तो जो रेजिस्टेंस है ना वो इंप्रूव हो जाएगी। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा किसी चीज को रोकना, यानी कि करोड़ होने से रोकना, करोड़ को रेजिस्ट करना। वो कह रहे कि ये और इंप्रूव हो जाएगी अगर मैं ऑक्सीजन लेयर को थिक, ऑक्साइड लेयर को थिक कर दूंगा। और ये थिक करूंगा कैसे, ये थिक करूंगा एनोडाइजिंग प्रोसेस से। तो अब अगर आपके पास बेटा पेपर में आता है इस प्रोसेस को लेके कि जैसे आपके पास ऐसा आ जाएगा कि डैश इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, आपको डैश कर देंगे और ये पूरी स्टेटमेंट दे देंगे, इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, और फिर ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा एनोडाइजिंग।
एनोडाइजिंग जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है बेटा कि हम ही इसको फॉर्म करते हैं, जो एल्यूमिनियम है वो खुद से भी एक लेयर अपने ऊपर बना डेवलप कर लेता है, लेकिन वो लेयर थिन होती है, वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है कि वो कोरोजन से प्रिवेंट हो सके। तो इसके ऊपर हम एक एक्स्ट्रा लेयर बना लेते हैं जिससे ये ऑक्साइड लेयर थोड़ी थिक हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, जिससे ये और इंप्रूव्ड हो जाती है रेजिस्टेंस को लेके। सो बस यही हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए। चलते हैं आगे। कह रहे आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ मेटल टेकन हियर। तो अब देखो ऊपर वाला जो पॉइंट हमने पढ़े ना बेटा, उससे यहाँ पे कंक्लूजन निकाल रहे हैं। कह रहे कि अगर हम कंक्लूजन निकालें बेटा तो कह रहे सोडियम जो है ना सबसे ज्यादा रिएक्टिव सैंपल है मेटल्स का अभी तक का, अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि सोडियम सभी के साथ बड़े जल्दी जल्दी से रिएक्ट कर रहे हैं। आगे कह रहे द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस इंप्लाइज दैट इट इज नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। और अगर हम बात करें बेटा मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम भी रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन उतना विगरसली नहीं कर रहा है जितना कि सोडियम कर रहा है। इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम तो टॉप पे हैं, सोडियम और पोटेशियम तो सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम लिस्ट बनाए बेटा, अगर हम लिस्ट बनाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करता है और उसके बाद सबसे कम कौन रिएक्ट करता है, तो टॉप पे आता है सोडियम और पोटेशियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया और आपका एल्यूमिनियम हो गया और आपका जिंक हो गया और आपका लेड हो गया, ये सब आपके उसके बाद आते हैं जो उसके कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव है, रिएक्शन करते हैं बट कम करते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, कह रहे बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन जिंक आयरन कॉपर और लेड। कह रहे लेकिन अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे कंपेयर करें कि जिंक आयरन कॉपर लेड में से कौन ऊपर नीचे है, कौन इजीली रिएक्ट होता है, कौन रिएक्ट नहीं होता, तो कह रहे कि वो हमें सही से आंसर नहीं कर रहा। तो अब हमें और केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पे देखनी पड़ेगी। तो कह रहे लेट अस सी सम मोर रिएक्शन टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल। तो कह रहे कि अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, इनके ऑर्डर को और अच्छे से जानने के लिए कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे आएगा, तो उसके लिए अब हमें और फर्दर रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन के साथ, कि अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं या अगर हम इसको बर्न करते हैं तो क्या होगा। तो उसके हिसाब से तो सीक्वेंस कुछ ऐसे बन रही थी, अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के हिसाब से बात करें तो सीक्वेंस कुछ ऐसे बन रही थी कि टॉप पे आ रहे थे सोडियम और पोटेशियम जो कि हाईली रिएक्टिव है, यानी कि बहुत हाईली रिएक्टिव का मतलब होता है बेटा जो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। फिर उसके बाद आ रहा था मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पेबल कह रहा हूं, लेड, जो कि आपके मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, मॉडरेटली मतलब कि बहुत ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करते और बहुत कम रिएक्ट भी नहीं करते। और फिर उसके नीचे आते हैं बेटा आपका कॉपर, और उसके नीचे आता है आपका सिल्वर, और उसके नीचे आता है आपका गोल्ड। तो ये सारे फिर आपके काइंड ऑफ लीस्ट रिएक्टिव के अंदर आ जाते हैं, जो कह सकते हो कि एक तरीके से बहुत ही कम या बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं। ये हमने किसके बेसिस पे देखा बेटा, ऑक्सीजन के बेसिस पे, कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है मेटल तब क्या होता है। अब हमें पढ़ना है बेटा कि अगर पानी के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, पानी के साथ कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा और कौन कम रिएक्ट करेगा। तो देखो इसके लिए हमें यहां पे पानी को अलग अलग कंडीशन में लेना बेटा। जैसे ये एक्टिविटी है बेटा, इस एक्टिविटी को मैं नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा, यहां से हम रीड नहीं करें, बस मैं आपको बताता हूं पानी का आपको करना क्या बेटा। पानी के आपको ना अलग अलग सैंपल लेने हैं, आपको कोल्ड वाटर भी लेना है, आपको हॉट वाटर भी लेना है और आपको स्ट्रीम भी लेनी है, ठीक है, स्ट्रीम बोल रहा हूं, स्टीम, STA, स्टीम भी लेनी है आपको, यानी कि भाप भी लेनी है आपको, ठीक है। 3 चीजें लेनी है, ठंडा पानी लेना है, गर्म पानी लेना है और स्टीम लेनी है बेटा। स्टीम होती है ना, जैसे भाप होती है, जो गर्म भाप होती है, तो इनके बेसिस पे आपको जजमेंट करनी है कि कौन सा मेटल जो है किस तरीके से रिएक्ट करने वाला। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं। देखो बेटा क्या बोल रहा है, कह रहा है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कह रहे हैं जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक तो मेटल ऑक्साइड बना देगा। मेटल ऑक्साइड क्यों बनाएगा बेटा, क्योंकि मेटल तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करके क्यों मेटल ऑक्साइड बना रहा है, क्योंकि पानी के अंदर भी तो बेटा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके भी मेटल ऑक्साइड बना देगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व कर देगा बेटा। क्या कर देगा यहां पे, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व कर देगा। इसका मतलब यहां से पेपर में आ सकता है बेटा कि अगर हम मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। क्वेश्चन यहां पे क्या बन सकता है बेटा कि अगर हम मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो बताओ कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी।
आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, कह रहे हैं मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और कह रहे हैं वो मेटल ऑक्साइड जो फर्दर पानी में डिसॉल्व हो सकता है तो उससे बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मतलब हुआ इसका, समझो ध्यान से बेटा। देखो वैसे तो जब भी मेटल को अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये बनाता है बेटा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है। लेकिन अगर ये मेटल ऑक्साइड बेटा, अगर ये मेटल ऑक्साइड फर्दर पानी में डिसॉल्व हो सकता है तो, क्योंकि देखो सारे मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, जो मेटल ऑक्साइड पानी में फर्दर डिसॉल्व हो सकता है अगर मैं उसको और पानी में डिसॉल्व कर दूं तो ये बना देता है बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड। सारे मेटल ऐसा नहीं करेंगे बेटा, सारे मेटल ऐसा नहीं करेंगे, जो करेंगे सिर्फ वो ही मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल आपके बेटा हाईली रिएक्टिव होंगे विद वाटर, वो ही सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और जो मेटल आपके बेटा लीस्ट रिएक्टिव होंगे या मॉडरेट रिएक्टिव होंगे वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, वो या तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और या तो बनाएंगे नहीं, या तो सिर्फ मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और या तो बनाएंगे ही नहीं। अगेन बेटा सारी बातों को रिपीट कर रहा हूं यहां पे इस पॉइंट से जो आ रही है मेरे पास। देखो क्या बोल रहा है वो, कह रहा है वैसे तो मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करो तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, और कौन सी गैस इवॉल्व करता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर ये मेटल ऑक्साइड जो यहां पे बना है, अगर ये मेटल ऑक्साइड फर्दर पानी में डिसॉल्व हो सकता होगा तो ये क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मैंने आपको ये बोला है कि ये मेटल हाइड्रोक्साइड बेटा वो ही मेटल बना पाएगा जो मेटल आपका हाईली रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव का मतलब हो गया बेटा जो मेटल इजीली पानी के साथ रिएक्ट कर सकता होगा, सिर्फ वो ही मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। जो मेटल आपके मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे या फिर लीस्ट रिएक्टिव होंगे वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, वो या तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और या तो बनाएंगे ही नहीं। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। कह रहे हैं मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम ये ठंडे पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catch fire. कह रहे ये ठंडे पानी के साथ इतना ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है बेटा हीट को प्रोड्यूस करना, यानी कि इस रिएक्शन में एक तो ये फायर को कैच कर लेता है बेटा, प्लस इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा, अभी भी बोला है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है इसलिए ये मेटल जो होगा ना ये सीधा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये सीधा क्या बना देगा बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, मेटल ऑक्साइड नहीं मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ये इजीली रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं। कह रहे पोटेशियम को अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट कराता हूं तो क्योंकि पोटेशियम जो है बेटा हाईली रिएक्टिव है तो ये पोटेशियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा डायरेक्ट, क्योंकि ये इजीली पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। और प्लस हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा ही बनाएगा और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। और फिर बेटा सोडियम के साथ भी ऐसे होगा, सोडियम पानी के साथ रिएक्ट कराएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस तो बनेगी और हीट भी एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं बेटा हमारे पास द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंटली। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो ये लेस वायलेंट होते हैं बेटा, यानी कि उतने ज्यादा वायलेंट नहीं होते, रिएक्ट तो करते हैं कैल्शियम बट उतने ज्यादा वायलेंट नहीं होते, यानी कि ये फायर को कैच नहीं करते इतना इजीली। देखो क्या लिखा है, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। कह रहे कि ये इनकी जो हीट होती है बेटा ये उतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि ये हाइड्रोजन जो उसके अंदर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है वो फायर को कैच कर सके, उतनी ज्यादा यहां पे हीट इवॉल्व नहीं होती। तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि कैल्शियम हो गया, अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्योंकि है तो ये भी हाईली रिएक्टिव लेकिन उतना नहीं है कि फायर को कैच कर सके, बट है हाईली रिएक्टिव, यानी कि ये भी पानी के साथ इजीली रिएक्ट हो जाता है। और कौन से पानी के साथ बेटा, कोल्ड वाटर के साथ। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास कोल्ड वाटर की अब 3 कैटेगरी आ चुकी है, एक तो सोडियम, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम। तो कैल्शियम भी जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है,
उतना वर्गसली नहीं करता जितना कि पोटेशियम और सोडियम कर रहे हैं, बट करता ये भी है। और क्योंकि ये उतना रिएक्ट नहीं करता, इसलिए यहां पे फायर जो है वो कैच नहीं होती। बट रिएक्ट तो ये करता है, हाईली रिएक्टिव है। तो इसलिए यहां पे क्या बना रहे हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस। बट देखो यहां पे हीट एनर्जी के बारे में इतनी कोई बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहां पे उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, इसलिए यहां पे हीट एनर्जी का कुछ भी नहीं बता रखा आपको। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, यहां पे आ सकता है पेपर में। देखो क्या लिखा है, कह रहे कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। क्या बोल रहे हैं बेटा, वो ये बोल रहा है कि मान लो आपके पास ये ठंडा पानी है, मान लो आपके पास इसमें पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कैल्शियम डाला, इसमें आपने कैल्शियम डाला, तो देखो कैल्शियम पहले तो देखो ना नीचे सेटल हो जाएगा, लेकिन जब ये पानी के साथ रिएक्ट करने लगेगा और इसके साइड में हाइड्रोजन के बबल्स स्टिक कर जाएंगे, तो ये जो कैल्शियम है ना, ये फिर ऊपर आ जाएगा और ऊपर तैरता हुआ ऊपर आ जाएगा और फिर ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। और रीजन क्या बता रहे हैं, रीजन ये बता रहे हैं क्योंकि इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, उसके बबल स्टिक कर जाएंगे, उसके बबल चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाएगा। तो अब अगर पेपर में आता है कि कैल्शियम जो है बेटा जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऊपर फ्लोट क्यों करने लग जाता है, तो उसका रीजन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस जो है इसके सरफेस पे स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट करना चालू कर जाता है। वैसे तो ये नीचे चला जाता है, वैसे नीचे से सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन जब ये पानी से रिएक्ट करता है और यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो फिर ये ऊपर तैरना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पे नेक्स्ट पॉइंट हो गया। आगे देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अब ठंडे पानी का कितने बेटा हो गए, ठंडे पानी के साथ हमारे 3 हो गए बेटा। सोडियम रिएक्ट कर रहे हैं, पोटेशियम कर रहे हैं, और हमारे पास कर रहा है यहां पे कैल्शियम। ठीक है, जिसमें से सोडियम और पोटेशियम वर्गसली रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम उतना वर्गसली रिएक्ट नहीं कर रहा। अब आगे चलते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। आगे क्या लिखा है, कह रहा है इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम करता है लेकिन गर्म पानी के साथ करता है, और गर्म पानी के साथ करके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो यहां पे इवॉल्व होगी ही होगी, वो तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया। और इसका भी यही रीजन है, कह रहे इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ये भी ऐसे ही होता है बेटा, मैग्नीशियम के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब आप इसको डालोगे ना, तो ये क्या करेगा बेटा, फ्लोट करना चालू हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, जब यहां पे रिएक्शन हो जाएगा तो ये फ्लोट करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई होगी, उसके बबल्स इसके स्टिक कर जाएंगे और ये पानी के ऊपर तैरना चालू कर देगा। तो अब हमारे पास हॉट वाटर का क्या आ गया बेटा, हॉट वाटर का हमारे पास एग्जांपल आ गया मैग्नीशियम। आगे देखते हैं बेटा, कह रहा है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। जबकि अगर हम बात करें बेटा एल्यूमिनियम की, आयरन की और जिंक की, ये तीनों तो ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते। तो अगर ये दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते बेटा, तो फिर ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो फिर ये रिएक्ट करते हैं बेटा स्टीम के साथ। स्टीम यानी कि भाप, जो गर्म भाप होती है, जो हवा होती है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, वेपर्स बोल सकते हो, तो उसके साथ रिएक्ट करती है ये। देखो क्या लिखा है, कह रहा है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद आइदर विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती है और ये बनाती है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब देखो ऊपर वाले जो थे ना, वो सारे के सारे मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे थे बेटा, लेकिन ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा, ये बना रहे हैं मेटल गर्म पानी के साथ। ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और क्योंकि ये उतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं होते हैं बेटा, इसलिए ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। अब आपके पास यहाँ पे देखो बड़े सारे इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया बेटा। एल्यूमिनियम को जब इन्होंने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग होगी। सेम विद आयरन की बात करें तो आयरन जो है बेटा, जब पानी के साथ रिएक्ट कराया तो आयरन ऑक्साइड अलग हो गया और हाइड्रोजन गैस अलग होगी। और अगर हम फर्दर बात करें बेटा लेड की, कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की, तो ये तो पानी के किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी भी फॉर्म के साथ, ना ही ठंडे पानी के साथ, ना ही गर्म पानी के साथ, और ना ही यहां पे ये रिएक्ट करते हैं बेटा आपके स्टीम के साथ। तो अगर अब मैं सीक्वेंस बनाऊं तो सीक्वेंस के हिसाब से ये समझ आता है कि सोडियम और पोटेशियम तो होते हैं बेटा हाईली रिएक्टिव, जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, बट उतना हाईली रिएक्टिव नहीं होता। तो ये तो हो गया कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन, सीक्वेंस चल रही है बेटा यहां पे। फिर मैग्नीशियम जो है बेटा आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है,
ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं बेटा एल्यूमिनियम की, आयरन की और जिंक की, तो ये तीनों स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं बेटा लेड की, कॉपर की और आपकी सिल्वर की और गोल्ड की, तो ये चारों के चारों तो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं बेटा। ये तो रिएक्शन ही नहीं करते, ये तो रिएक्शन ही नहीं करते। तो इस तरीके से आपके पास बेटा ये सीरीज चल रही है। अब ये सीरीज ना आपको याद रखनी है, अभी आगे जाके हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होगी बेटा, जो आपको याद रखनी होगी इसी सीक्वेंस के साथ कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो आपके पास यहां पे ये सीक्वेंस आ गई। इसको कंक्लूड करते हैं बेटा, जो एक्टिविटी हमें दे रखी थी ना पीछे, तो इसी सारी बातों को देखो एक्टिविटी के बेसिस पे बेटा कंक्लूड करते हैं। देखो क्या लिखा है यहां पे, कलेक्ट द सैंपल ऑफ द सेम मेटल एज इन एक्टिविटी 3.9। तो पीछे जो आपने सैंपल्स लिए थे बेटा वही आपको यहाँ पे ले लेने हैं। कह रहे पुट स्मॉल पीस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। और फिर आपको इन सभी पीसेस को जो है ना बेटा, सैंपल वाले पीसेस को ऐसे बीकर में डाल देना जो ठंडे पानी से, आधे ठंडे पानी के ग्लास बीकर से भरे हुए हो। कह रहे विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। कह रहे कि आपको इनको बताना कि ठंडे पानी से कौन रिएक्ट होता है और अरेंज भी करना है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो इसका आंसर है बेटा मेरे पास सोडियम, फिर है पोटेशियम और फिर है कैल्शियम। यानी कि सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, फिर पोटेशियम उसके बाद कम रिएक्ट करता है और कैल्शियम ठंडे पानी में उससे और कम रिएक्ट करते हैं। कह रहे डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या कोई ऐसा मेटल था बेटा जिसने आग पकड़ ली थी पानी में? तो यस बेटा पकड़ ली थी, किसने? सोडियम एंड पोटेशियम ने। फिर कह रहे डज एनी मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या कोई ऐसे मेटल थे बेटा जो कुछ टाइम के बाद फ्लोट करने लग गए थे? तो यस हमने देखा था बेटा कैल्शियम भी फ्लोट करने लग गया था और एल्यूमिनियम भी फ्लोट करने लग गया था। फिर कैल्शियम भी फ्लोट करने लग गया था और मैग्नीशियम, बेटा एल्यूमिनियम नहीं मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगे था। फिर कह रहे पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। वो कह रहे हैं कि बेटा कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और जबकि हॉट वाटर के साथ वो रिएक्ट कर जाता है? तो बेटा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, जबकि कोल्ड वाटर के साथ वो नहीं कर रहा था। कह रहे फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द apparatus as shown in 3.3 ऑब्जर्व देयर रिएक्टिविटी इज स्टीम। और कह रहे जो गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तो उनका बताओ कि कौन ऐसे जो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे? तो स्टीम के साथ अगर हम बात करें बेटा, तो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे थे एल्यूमिनियम और बेटा था उसके अंदर आयरन और हमारे पास था उसमें जिंक। तो ये तीन आपके जो है मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे थे। कह रहे विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, कौन से ऐसे मेटल थे जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे? तो स्टीम के साथ जो रिएक्ट नहीं कर रहे थे बेटा वो थे हमारे पास लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये चार आपके थे बेटा जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट कर रहे थे और सबसे कम कौन रिएक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले बेटा सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा था, फिर इसके बाद पोटेशियम कर रहा था, फिर कैल्शियम उससे कम, फिर मैग्नीशियम उससे भी कम, फिर आपके पास एल्यूमिनियम उससे कम, सॉरी ये मैग्नीशियम में Mg आएगा, फिर एल्यूमिनियम उससे कम, फिर आयरन उससे भी कम, फिर आपका सॉरी बेटा इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पहले जिंक आ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा और फिर आएगा आपका आयरन, फिर आएगा बेटा आपका लेड, फिर आएगा कॉपर, फिर आएगा सिल्वर और फिर आएगा गोल्ड। तो ये आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा बन जाएगा, यानी कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है और फिर उससे कम आते आते कौन सबसे कम रिएक्ट कर रहा है। तो ये सारे आंसर बेटा मैंने आपको यहां पे दे दिए हैं, आप इसको नोट कर लो। यस बेटा, अब हमने दो चीजें देख ली हैं। अगर हम मेटल को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उसका रिएक्शन भी हमने देख लिया, और फिर हमने अभी देख लिया बेटा मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा उसका भी रिएक्शन देख लिया। और दोनों ही केस में हमने यहाँ पे सीक्वेंस भी मेंटेन कर ली थी कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है और कौन सबसे कम कर रहा है। तो अभी तक जो हमें थोड़ा सा लॉजिक समझ आ रहा है बेटा, जो चीजें समझ आ रही हैं उससे ये समझ आ रहा है कि अगर हाईली रिएक्टिव की बात करते हैं तो हाईली रिएक्टिव में दोनों ही केस में सोडियम और पोटेशियम का नाम ऊपर है, और लीस्ट रिएक्टिव की बात करें बेटा दोनों ही केस में, मतलब ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही केस में, तो सिल्वर और गोल्ड का नाम सबसे नीचे चल रहा है। सिल्वर और गोल्ड का नाम सबसे नीचे चल रहा है और बीच में सब फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बीच में सब फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर वगैरह ये सब फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब देखते हैं बेटा अगर मेटल को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या होगा।
तो ये चीज तो बेटा हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी हुई है कि अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो जब भी बेटा हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते थे तो यहां पे हमारे पास एक तो बनता था बेटा सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। हाइड्रोजन गैस जो है बेटा इवॉल्व होती थी, यह हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है बेटा। जो एसिड बेसिस वाला सॉल्ट एसिड बेसिस सॉल्ट वाला चैप्टर है बेटा, वहां पे हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे एक तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सेम विद मेटल को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो भी सेम रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे बेस के साथ नहीं समझ रहे हैं, हम यहाँ पे एसिड के साथ समझ रहे हैं कि अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा। तो देखो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, कह रहे हैं यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कह रहे हैं आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो कि मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे बेटा आपको नेक्स्ट पेज पे इन्होंने इक्वेशन भी दे रखी है, मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। कह रहे बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, बट क्या सभी का जो रिएक्शन होता है बेटा, सभी मेटल का जो एसिड के साथ रिएक्शन होता है क्या वो सेम तरीके से होता है। क्या कोई ऐसा मेटल भी है जो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ, या कुछ ऐसे मेटल भी है जो थोड़े स्लो स्लो रिएक्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं इसको इस एक्टिविटी से कि कौन सा मेटल बेटा जल्दी रिएक्ट कर जाता है और कौन सा मेटल जो है आपका थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहे कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। If the sample are tarnished, rub them clean with sandpaper। कह रहे बेटा आपको यहाँ पे मेटल्स के सैंपल ले लेने हैं और लेकिन सोडियम और पोटेशियम को मत लेना, सोडियम और पोटेशियम को यहाँ पे मत लेना, ठीक है। उसके अलावा आप सैंपल ले लेना, जैसे कि मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो, इस टाइप के कुछ 3-4 मेटल आप ले लो। और आपको कह रहे कि सोडियम और पोटेशियम को मत लेना यहाँ पे, ठीक है। और कह रहे कि अगर उसको सैंड पेपर से रब करने की जरूरत पड़े तो आप उसको रब भी कर देना यूज करने से पहले। और फिर आपको रीजन भी बता रहे बेटा, कह रहे डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट वर्गसली इवन विद कोल्ड वाटर। कह रहे ऐसा इसलिए नहीं करना बेटा, आपको ऐसा इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये तो ठंडे पानी के साथ भी वर्गसली रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे इनको नहीं लेना। कह रहे पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको इसके साथ इसको रिएक्ट कराना बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ। सस्पेंड थर्मामीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। और कह रहे कि आपको इसके अंदर थर्मामीटर भी डाल देना है और इस तरीके से डालना है कि जो थर्मामीटर का बल्ब होता है ना बेटा, बल्ब यानी कि जो आगे वाला पार्ट होता है, जो ये इसको बल्ब बोलते हैं, ठीक है, इसको ये पानी के अंदर इमर्ज हो जाए, मतलब पानी कह रहा हूं एसिड के अंदर चला जाए, इस तरीके से आपको इसको डालना है। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। और आपको देखना है कि बबल्स कितना ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, वो भी आपको यहां पे देखना है किस रिएक्शन में। कह रहे विच मेटल रिएक्ट वर्गसली विद HCl। कौन से मेटल जो है वर्गसली रिएक्ट कर रहे हैं, विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेंपरेचर, किसमें टेंपरेचर ज्यादा हो रहा है। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड। और फिर आपको इनकी जो है सीक्वेंस आपको बना देने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट कर रहा है और सबसे कम कौन रिएक्ट कर रहा है। तो अगर बेटा मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो देखो ऊपर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मेटल के साथ ये रिएक्ट करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम लेता हूं बेटा और मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो यहां पे मेरे पास बेटा बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे 4-5 मेटल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का हो गया बेटा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे ले लेता हूं बेटा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये बन जाएगा बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। मैं यहाँ पे बेटा उसकी वो नहीं लिख रहा, बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा, बैलेंस आप बेटा खुद भी घर पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो यहाँ पे बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ पे बन जाएगी। लेते हैं जिंक को, अगर जिंक के साथ भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाएगा बेटा जिंक क्लोराइड और यहाँ पे आपके पास गैस इवॉल्व हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। सेम अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा आयरन को भी अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा आपका और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से आप और भी ले सकते हो बेटा, जैसे कि आप कॉपर को ले लो तो कॉपर के साथ देखो क्या होगा। इसी तरीके से आप सिल्वर को ले लो बेटा, सिल्वर के साथ देखो क्या होगा। गोल्ड के साथ ले लो तो गोल्ड के साथ क्या होगा। इस तरीके से आप 4-5 मतलब इन सबको ले सकते हो। तो जब आप ऐसा करोगे बेटा और जब आप इनका रिजल्ट देखोगे तो आप देखोगे यहां पे बेटा कि जो मैग्नीशियम है ना ये हाईली रिएक्टिव होगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। अगर हम बात करें बेटा एल्यूमिनियम और जिंक की तो ये कंपैरेटिवली मतलब लेस रिएक्टिव होगा। लीस्ट नहीं बोल रहा बेटा, मैं लीस्ट नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं लेस रिएक्टिव होगा
एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, मतलब कि एल्यूमिनियम जिंक वगैरह जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। इसमें आप आयरन को भी ऐड कर दो बेटा, आयरन को भी ऐड कर दो, आयरन भी आपका लीस्ट रिएक्टिव ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये तो बेटा रिएक्ट ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो इसका मतलब ये तो आपका लीस्ट रिएक्शन वाली कैटेगरी के अंदर आ गया, लीस्ट रिएक्शन वाले कैटेगरी के अंदर आ गया। तो आपको बोल क्या रहा था, आपको बोल रहा था कि अलग अलग मेटल्स लो और उनको एसिड के साथ, और एसिड भी कौन सा बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो चलो सभी के लिए, और कह रहा है उनके साथ रिएक्ट करो और बताओ कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। तो देखो आपको बुक में ऑलरेडी दे रखा होगा बेटा, ये बीच वाला पैराग्राफ मैं स्किप कर रहा हूं अभी के लिए, ये वाला पैराग्राफ स्किप करो, देखो नीचे आंसर दे रखा है, कह रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। तो कह रहे हैं अगर आप ऊपर वाली एक्टिविटी को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो बबल्स बन रहे थे सबसे जल्दी वो मैग्नीशियम के साथ हो रहे थे। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, और रिएक्शन भी बेटा ये मोस्ट एक्सोथर्मिक था यहाँ पे। कह रहे थे रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा था, उसके बाद एल्यूमिनियम के साथ, फिर जिंक के साथ, फिर आपका आयरन के साथ। In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remains unchanged. और अगर हम बात करें बेटा कॉपर के साथ, तो कॉपर के साथ यहाँ पे कोई बबल्स ही देखने को नहीं मिला, और यहाँ पे काइंड ऑफ आप कह लो कि टेम्परेचर भी अनचेंज था, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो इससे क्या शो होता है दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कॉपर इंडिया रिएक्ट ही नहीं करता। तो ये आपका कंक्लूजन यहाँ पे निकल रहा है। और ऊपर आपको बोला था कि इनकी इक्वेशन भी बना दो बेटा, कि मैग्नीशियम के साथ क्या इक्वेशन बनेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, एल्यूमिनियम के साथ क्या बनेगी, जिंक के साथ क्या बनेगी, आयरन के साथ क्या बनेगी। तो मैं जल्दी से बेटा ऊपर सारी इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी अपने पास नोट कर लेना, और फिर जो डाउट है आप मेरे से पूछना। देखो अगर मैं मैग्नीशियम के साथ करता हूँ बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस सॉरी ये बैलेंस तो नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक बन जाएगी। अगर हम बात करें दूसरी की, तो एल्यूमिनियम को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये भी आपकी बैलेंस नहीं है बेटा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बेटा आपकी जिंक की, तो जिंक को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। इसको भी अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2HCl आ जाएगा बस। और अगर हम बात करते हैं बेटा आयरन की, तो आयरन अगर HCl के साथ रिएक्ट कराएगा तो ये बन जाएगा आयरन क्लोराइड और H2 आपका अलग हो जाएगा, और ये भी आपका 2HCl आ जाएगा। सो ये आपके पास बेटा यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। और सीक्वेंस कौन सी रहेगी बेटा, तो सीक्वेंस उसने नीचे दे ही रखी है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका Mg होगा, उसके बाद होगा एल्यूमिनियम, उसके बाद होगा जिंक, और उसके बाद होगा कॉपर, सॉरी आयरन, और सबसे बाद में होगा कॉपर।